तो पंच महापुरुषों में 5 तरह के महापुरुष योग आते हैं इसमें। पहला है रोचक योग, दूसरा है हंस योग, तीसरा भद्र योग, मलव योग और शश योग। इन पांचों योगों को हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। इन योगों का मनुष्य के जीवन में, यूं तो मनुष्य का जीवन 27 नक्षत्रों, 12 भावों और 12 राशियों में बंधा हुआ है, लेकिन इनमें जो विभिन्न तरह की घटनाएं घटती हैं ग्रहों के योग से या युति से, उसका मनुष्य के जीवन पे अतिशय प्रभाव पड़ता है। और उन प्रभावों में जो विशिष्ट प्रभाव है वो पंच महापुरुष योगों का है। तो आज हम ये सीखने की चेष्टा करेंगे कि पंच महापुरुष योग किन ग्रहों की युति से या किन ग्रहों के योग से बनता है। लेकिन पंच महापुरुष योग को समझने से पहले यह अति आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, क्योंकि पंच महापुरुष बनने के लिए आवश्यक है कि ग्रह अपने स्वराशिगत हो या उच्च राशि में हो और इसके साथ साथ केंद्रस्थ भी हो। तो सिंपल सी भाषा में हम केंद्र के बारे में पहले चर्चा कर देंगे, क्योंकि इसकी जो पंच महापुरुष की आधारभूत संरचना है वो है केंद्र और राशि का उच्च होना। और किन राशियों का उच्च होना या स्वराशिगत होना? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो केंद्र का मतलब आप अगर देखें तो बीच के ये जो आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, जैसे यहां पे देखिए 1, 4, 7, 10, ये केंद्र कहलाते हैं। इसी तरह से दूसरा यहां 12 है, इसका मतलब इसको हम कहेंगे मीन लग्न की कुंडली। मीन लग्न की कुंडली में अगर आप केंद्र देखेंगे तो मीन, मिथुन, कन्या और धनु। इसी तरह से अगर हम इसके केंद्र की बात करें, यह है कन्या लग्न की कुंडली, तो कन्या, धनु, मीन और मिथुन ये केंद्र भाव कहलाएंगे। ऐसे यहां पे मीन, मिथुन, कन्या और धनु, तुला, मकर, मेष और कर्क। तो अब ये स्पष्ट है कि हमें केंद्र को पहचानने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इन केंद्रों में अगर मंगल आ जाए, गुरु आ जाए, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए या शनि आ जाए, तो पंच महापुरुष होने की आधारभूत संरचना तैयार हो जाती है। अब वो कौन सी परिस्थिति में इन ग्रहों को आना है? अगर हम रोचक योग की बात करें तो मंगल अगर केंद्र में आ जाए, और केंद्र में किस तरह से आए कि वह अपने यानी तो स्व राशि का हो या उच्च राशि का हो। तो अगर आप इस कुंडली को देखें तो यहां पर मंगल जो है मेष का है, और मेष का मतलब मेष का स्वामी भी मंगल ही हुए, तो ये स्व राशिगत हो गया और केंद्रस्थ भी हो गया। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल यहां पर है तो इसका मतलब कि उसकी कुंडली में रोचक योग। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? अगर मान लीजिए मंगल जो है वो 10 पर है, 10 का मतलब मकर का है, ये 10 यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां डिपेंडिंग ऑन द लग्न कुंडली। तो मकर में मंगल उच्च के होते हैं, तो रोचक योग में यानी तो केंद्र में स्थित मंगल जो है स्वराशिगत हो जाए या उच्च का हो जाए, तो उस समय हम कहते हैं कि इस कुंडली में रोचक योग है। दूसरा है भद्र योग। भद्र योग में अगर हम इस कुंडली की बात करें तो बुध जो है लग्न में है, और लग्न जो होता है वो केंद्रीय होता है। तो केंद्र में बुध स्व राशिगत नहीं है बल्कि उच्च के हैं, कन्या में बुध उच्च के होते हैं। तो अगर बुध यहां पर है केंद्र से या 6 राशि पर कहीं पर भी है, तो इसका मतलब
वहां पर भद्र योग बन रहा है। या फिर मिथुन के हो जाए केंद्र में, तो मिथुन का होने का मतलब स्वराशिगत हो गया। मिथुन के स्वामी भी बुध ही हैं, कन्या के स्वामी भी बुध, लेकिन बुध जो है कन्या में उच्च के हो जाते हैं और मिथुन में स्वराशिगत हो जाते हैं। तीसरा योग आता है हंस योग। हंस योग में गुरु का स्थान आता है। गुरु अगर केंद्रस्थ हो जाए, यहाँ हमने मीन लग्न की कुंडली बनाई है, मीन लग्न की कुंडली में गुरु जो है मीन के होके लग्न में बैठे हुए अर्थात केंद्रस्थ हैं, तो इस समय भी हंस योग है। अब मान लीजिए गुरु यहाँ ना बैठ के गुरु यहाँ बैठे हों, तो इस समय भी हंस योग है। अब अगर हम कुंडली को मेष लग्न की कुंडली बनाते हैं, तो मेष लग्न की कुंडली बनाएंगे तो एक कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 4 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर गुरु आ गए और 4 के होके बैठ गए अर्थात कर्क के होके बैठ गए, तो भी हंस योग होगा, क्योंकि कर्क में बृहस्पति उच्च के होते हैं। तो चाहे मीन राशि की कुंडली लग्न की कुंडली हो, चाहे धनु लग्न की कुंडली हो, तो ऐसी परिस्थिति में चाहे धनु के गुरु हो या मीन के गुरु हो तो भी हंस योग होगा। या फिर मेष लग्न की कुंडली हो और कर्क राशि पर आकर गुरु बैठ जाएं तो उच्च के हो जाते हैं, तो उस समय भी हंस योग बनता है। अगला योग है मालव योग। तो मालव योग का निर्माण करने वाले शुक्र हैं। शुक्र, अगर हम यहाँ मीन राशि की कुंडली के बारे में विचार करते हैं तो शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि ये ग्रह अगर केंद्र में इस प्रकार के हों कि अपनी राशिगत हों और या फिर उच्च के हों, तो यहाँ पर देखिए शुक्र उच्च के हैं तो इस समय मालव योग बनता है। अगर यही कुंडली तुला की होती तो यहाँ पर अगर शुक्र होते तो उस समय स्वराशिगत हो जाते, तो उस समय भी ये मालव योग का निर्माण होता। अब पंच महापुरुषों में आखिरी योग है शश योग। शश योग में शनि अगर केंद्र में आके यहाँ बैठे हैं और तुला के होके बैठे हैं, तो हम जानते हैं तुला में शनि उच्च के होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर शश योग का निर्माण होता है। यही मान लीजिए ये कुंडली जो है कुंभ या मकर लग्न की है और वहां पर शनि बैठे हुए हैं, तो उस समय भी शश योग का निर्माण होगा। इसी तरह से अन्य भी योग हैं जो पंच महापुरुषों से हटके बनते हैं, जैसे गजकेसरी योग हो गया। जब चंद्रमा की और गुरु की दृष्टि एक दूसरे पर हो या चंद्रमा गुरु की युति एक साथ हो जाए तो उस समय गजकेसरी योग बनता है। कुछ दोष भी होते हैं, केम द्रुम योग बनता है, जब चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह ना हो तो उस समय केम द्रुम दोष बनता है। यह स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं मानी जाती है। तो इन योगों को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम ज्योतिष के अन्य खंडों को लेंगे और ज्ञानवर्धन करेंगे। नमस्कार।